हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर ओन चैनल अनीता शिक्षा। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अंग्रेज़ी की क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं आपके 10th क्लास की आरबीएससी एंड सीबीएसई की फ़र्स्ट फ्लाइट बुक का सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यानी नेल्सन मंडेला की जो स्वतंत्रता तक की जो लंबी यात्रा थी उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ों का पता चलेगा कि किस तरह की लड़ाई नेल्सन मंडेला जी ने लड़ी। तो सबसे पहले बिफोर यू रीड से हम स्टार्ट करते हैं। यानी अगर आप इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो उससे पहले आपको इस चैप्टर के बारे में कुछ चीज़ों के बारे में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, एपार्थीड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। यानी अपार्थीड जो है वो एक रंग भेद की ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जो लोगों को उनकी प्रजाति के अनुसार बांट देती है, विभाजित करती है। कैन यू से विच ऑफ द 3 countries named below had such a political system until very recently? यानी कि क्या आप बता सकते हैं, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन निम्न 3 देशों में से किस में इस प्रकार की जो राजनीतिक व्यवस्था आप अभी तक आज तक जारी है, यानी हाल तक जारी थी, है नहीं थी। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब आपको इनमें से बताना है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो अगर आप इसका आंसर दे सकते हैं तो आपको बहुत मज़ा आएगा ये चैप्टर पढ़ने में, और अगर नहीं भी दे सकते तो भी मैं आपको बता देती हूँ कि इस चैप्टर में हम साउथ अफ्रीका के बारे में बात करने वाले हैं, जिनके नेल्सन मंडेला जी के बारे में मैं अभी आपको पूरा का पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ कि वो कौन हैं, किस प्रकार से उन्होंने लड़ाई लड़ी और वो किस तरह से दक्षिण अफ्रीका के सबसे पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी चैप्टर के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो हम पहले देख लेते हैं। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आप लोगों ने नेल्सन मंडेला का नाम सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थीड। अपार्थीड एक लड़ाई है जो रंग भेद के खिलाफ में लड़ी गई थी। तो अभी ये पूछा जा रहा है आपसे कि क्या आप नेल्सन मंडेला के विषय में सुन चुके हैं? क्या आप मंडेला और उनकी जो अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस जो उनकी पार्टी है जिसने रंग भेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपना पूरा जीवन उसमें दे दिया, जीवन व्यतीत कर दिया, उसके बारे में क्या आप जानते हैं? मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन। और इसी लड़ाई को लड़ते लड़ते मंडेला जी को 30 वर्ष जेल में व्यतीत करने पड़े थे, यानी वो 30 सालों तक जेल में रहे। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। और उनकी इस लड़ाई का अंजाम ये निकला कि आखिरकार 1994 में इलेक्शन जो हैं वो साउथ अफ्रीका में हुए, यानी अंततः 1994 में दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक चुनाव कराए गए। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। और सबसे बड़ी बात उसमें ये देखने को आई कि मंडेला जी जो थे वो उस नए देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। आगे हम पढ़ेंगे कि उनकी जीवनी का मतलब होता है जब आदमी अपने जीवन की कहानी खुद लिखता है तो हम उसको जीवनी कहते हैं। और अपनी जीवनी यानी ऑटोबायोग्राफी इंग्लिश में इसके लिए वर्ड यूज़ होता है, उसमें उन्होंने कुछ कहा है, वो अब मैं आपको बताती हूँ। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, यानी ये जो कुछ अंश लिए गए हैं ये उनकी ऑटोबायोग्राफी यानी जीवनी में से लिए गए हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेशन द इनॉग्रेशन। यानी अपनी जीवनी के बारे में जब अपनी उस लंबी यात्रा के बारे में बताते हैं वो, तब वो ये कहते हैं कि इस अंश में मंडेला ने एक ऐतिहासिक अवसर यानी उद्घाटन के बारे में बातचीत करी है। कैन यू गेस व्हाट द ओकेशन माइट बी? क्या आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो क्या ओकेशन रहा होगा, क्या समारोह रहा होगा जिसके बारे में वो, क्या अवसर रहा होगा जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं? अगर नहीं पता तो चलिए आगे पढ़ते हैं। चेक योर गेस with this news item from the BBC of 10th May 1994। अगर आप अंदाज़ा लगा चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं लगाया तो आपको पता चल जाएगा। अब आप
10 मई 1994 के इस समाचार के से अपना अनुमान जानिए कि क्या आपने सही अनुमान लगाया या नहीं लगाया। ये BBC न्यूज़ का एक अंश है जो भी आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। और इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, यानी मंडेला जो हैं वो दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। नेल्सन मंडेला हैज़ become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule, यानी 3 शताब्दियों से जो श्वेत शासन वहाँ चला आ रहा था दक्षिण अफ्रीका में, उसके बाद उसके उपरांत वो सबसे पहले अश्वेत राष्ट्रपति बन गए हैं। मिस्टर Mandela's African National Congress ANC party won 252 and the 400 seats in the first democratic elections of South African's history, यानी कि श्रीमान मंडेला जो हैं उनकी जो अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस जिसका नाम है ANC, उस पार्टी ने दक्षिण अफ्रीका के इतिहास के पहले लोकतांत्रिक चुनाव में 400 में से 252 सीटें जीती। The inauguration ceremony took place in the Union Building Amphitheatre in Pretoria, और ये जो समारोह है ये कहाँ पर हो रहा है, ये जो उद्घाटन समारोह जो है सब शपथ ग्रहण समारोह है। द इनाग्रेशन सेरेमनी का मतलब होता है शपथ ग्रहण जो समारोह है उसके बारे में। इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया टुडे, और आज प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग के गोलाकार रंगमंच में ये जो उद्घाटन समारोह है इसका आयोजन किया गया है, ये आयोजित हुआ। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज और फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड, और इसमें 140 से भी ज़्यादा देशों के राजनीतिज्ञों ने व गणमान्य अतिथियों ने भाग लिया। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटिफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, यानी अब कभी भी नहीं होगा, यानी ये जो सुंदर भूमि है इस पर फिर से एक दूसरे के द्वारा उत्पीड़न की अनुभूति अब कभी भी नहीं की जा सकेगी, क्योंकि सेड नेल्सन मंडेला इज़ इन हिज एड्रेस, और उन्होंने अपने संबोधन में ये बात कही कि अब आज के बाद सब कुछ स्वतंत्र हो चुका है और अब यहाँ पर कभी भी इस भूमि पर एक दूसरे का उत्पीड़न जो है वो नहीं किया जाएगा, कोई इसको अनुभव नहीं करेगा। जुबिलेंट्स scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, यानी समारोह के बाद प्रिटोरिया की जो सड़कों पर बहुत ही खुशी का हर्षोल्लास का जो दृश्य है वो देखने को मिल रहा था। ब्लैक्स, वाइट्स एंड कलर्स सेलिब्रेटिंग टुगेदर, और सबसे अनोखी बात वहाँ की क्या थी कि इसमें काले, श्वेत और भिन्न रंगों के लोग जो थे वो सब के सब साथ साथ में उस ओकेशन को सेलिब्रेट कर रहे थे, सेलिब्रेटिंग टुगेदर। मोर देन 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा लोग सभी प्रजातियों के, दक्षिण अफ्रीकी भी, जो पुरुष भी थे, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, सब बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं और सभी ने प्रसन्नता से गीत गाए और नृत्य किए। आगे चलते हैं। 10 मई 10th मई डॉन ब्राइट एंड क्लियर, यानी 10 मई का दिन है और चमकीला और स्वच्छ दिन का जो उदय हुआ है, साफ सुथरे दिन का। फॉर द past few days I had been pleasantly besieged by the dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration। यानी नेल्सन मंडेला जी खुद ये अपने बात बता रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत ही अच्छी अनुभूति कर रहा था और सुखपूर्वक जो यहाँ के जो इम्पोर्टेंट लोग थे, विशिष्ट जन जो थे वे और विश्व के नेता जो हैं वो उन सब से मैं घिरा हुआ था, जो कि इस शुभारंभ के लिए, यानी जो मेरा पदस्थापन होने वाला था उससे पूर्व अपना सम्मान प्रकट करने के लिए मेरे पास आ रहे थे। The inauguration would be the largest gathering ever of the international leaders on South African soil, क्योंकि
ये जो उद्घाटन यानी शपथ ग्रहण समारोह जो होने वाला है ये दक्षिण अफ्रीका भूमि पर ये अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का एक बहुत ही विशालतम संगम होगा, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria। और आगे मंडेला जी कहते हैं कि ये जो सेरेमनी है, ये जो समारोह है, औपचारिक सार्वजनिक समारोह जो है, ये प्रिटोरिया नगर है, एक जगह है, उसमें यूनियन बिल्डिंग्स जो संस्था है उसके द्वारा वहाँ पर बलुआ पत्थरों से बनाए गए बहुत ही सुंदर गोलाकार रंगमंडल में आयोजित किया गया है। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। बहुत सालों तक यानी दशकों तक यह श्वेत सर्वोच्चता की सीट रही थी, यानी यहाँ पर वाइट लोगों का यानी सफ़ेद लोगों ने ही यहाँ पर एकाधिकार कर रखा था। इट वॉज the site of a rainbow gathering of different colors and nations of the installation of South Africa's first democratic non-racial government। बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है ये। अब वो आगे ये कहते हैं कि दशकों तक यहाँ पर श्वेत जो थे उनका सर्वोच्चता थी, उन्होंने यहाँ पर इस सीट पर कब्जा कर रखा था। और अब आज यह जो सीट है, ये जो दक्षिण अफ्रीका की जो प्रथम लोकतांत्रिक व गैर जातीय सरकार की जो स्थापना के लिए विभिन्न रंगों की एक राष्ट्रों की इंद्रधनुषीय सभा का स्थल बन गई है। और यहाँ पर आज एक साउथ अफ्रीका में पहली बार नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनने वाली है, यानी प्रथम लोकतांत्रिक और गैर जातीय सरकार बनने वाली है। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter। यानी वो कहते हैं कि आज इस खूबसूरत दिन में, यानी इस पतझड़ के सुहावने दिन में, मेरी बेटी जिसका नाम है माई डॉटर जिनानी, उनकी बेटी का नाम है जिनानी, वो मेरे साथ थी। ऑन दी पोडियम, पोडियम का मतलब होता है मंच, मंच पर उनकी बेटी उनके साथ थी। मिस्टर डी, दूसरे उनके साथ में जो लोग थे उनके बारे में भी अब वो बता रहे हैं कि मिस्टर डी क्लार्क वॉज फर्स्ट स्वॉर्न इन एज सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। सबसे पहले जो शपथ दिलाई गई वो मिस्टर डी क्लार्क को दिलाई गई, क्योंकि वो द्वितीय उपराष्ट्रपति बने थे और उनको उसकी शपथ दिलाई गई। देन और उसके बाद में ये देखिए चित्र में आपको नेल्सन मंडेला जी दिखाई दे रहे हैं। नेल्सन मंडेला जी सबसे पहले अश्वेत प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के। तो पहली जो शपथ ली गई वो श्रीमान डी क्लार्क ने ली, जो कि द्वितीय उपराष्ट्रपति की उन्होंने शपथ ली। और उसके बाद में थाबो मिकाइबी, थाबो म्बकी, और उसके बाद में थाबो म्बेकी जो कि स्वॉर्न, उन्होंने भी शपथ ली इन अ फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। उन्होंने किस रूप में ली? प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में उनको भी शपथ दिलाई गई। यानी पहले श्रीमान डी क्लार्क को द्वितीय उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई और उसके बाद में थाबो म्बेकी कि जो प्रथम उपराष्ट्रपति बने उनको फिर उसकी शपथ दिलाई गई। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of Republic and its people। जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान की पालना करने की व इसे बनाए रखने की और गणराज्य व उसके लोगों की, यानी अपने राज्य के लोगों की कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करने की, डेडिकेट करने की शपथ ली। To the assembled guests and watching world, I said। आगे वो कहते हैं कि जो लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, असेंबल्ड गेस्ट जो थे, जो वहाँ पे उस शपथ एकत्रित जो मेहमान थे वे सब देख रहे थे और विश्व के सब लोग वो देख रहे थे, तो उन सबको मैंने कहा, I said यानी मैंने कहा, today all of us यानी आज हम सब, by our presence here confer glory and hope to newborn liberty।
और उन्होंने ये कहा कि आज हम सब लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं उन सब की तरफ से उन्होंने आगे ये जो बात है ये सबके लिए कही और कहा कि आज हम सभी अवश्य ही यहाँ अपनी उपस्थिति से यानी अपनी मर्ज़ी से और इस नए नवजात स्वतंत्रता को गरिमा व आशा प्रदान कर रहे हैं। एक नया जन्म हुआ है स्वतंत्रता का। आवर आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर। और ये कहाँ से हुआ है? एक असाधारण मानवीय महाविपत्ति जो थी, जो बहुत ही लंबे समय से चली आ रही थी, वो आज ख़त्म दैट हुई है। दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो कि बहुत लंबे समय से चली आ रही थी। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। और वो कहते हैं कि एक असाधारण मानवीय महाविपत्ति जो बहुत ही लंबे समय से चली आ रही थी और उसके अनुभवों से एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जिस पर सारी मानवता को गर्व होना चाहिए। ह्यूमैनिटी को उस पर प्राउड होना चाहिए, मानवता को गर्व होना चाहिए। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो, यानी हम जो अधिक समय पहले की बात नहीं है, बहुत पहले की बात नहीं है जो अपने बारे में कह रहे हैं, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर सॉइल। यानी वो कहते हैं कि बहुत समय पहले की बात नहीं है कि हम लोगों को बहिष्कृत कर रखा था, हम लोगों को आउटलॉस कर रखा था यहाँ से। वो आज हमारी अपनी भूमि पर यानी विश्व के राष्ट्रों का जो मेज़बान बनने का जो दुर्लभ अधिकार हमें दिया गया है। वी थैंक ऑल आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। और वो कहते हैं कि हम अपने सभी जो विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमान हैं, जो दूसरे देशों से आए हुए जो अतिथि हैं, उन सबको अपने देश के लोगों की आखिरकार जो हमने जीत प्राप्त की है न्याय के लिए, शांति के लिए, मानवीय गरिमा के लिए हुई एक साझी जीत में साथ देने के लिए वो लोग जो यहाँ आए हैं उनके आने के लिए मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। वी हैव एट लास्ट achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. और आके वो कहते हैं कि हमने अंततः अपनी राजनीतिक अधिकार संपन्नता प्राप्त कर ली है, यानी हमें भी राजनीति में अधिकार प्राप्त हो गया है। हम अपने सभी लोगों को जो लगातार गरीबी के बंधन में बंधे हुए थे, वंचितता से, दुखों से, लिंग व अन्य भेदों से मुक्त कराने की शपथ लेते हैं। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। यानी वो आगे कहते हैं कि नहीं और कभी भी नहीं, ऐसा पुनः कभी नहीं होगा कि यह सुंदर भूमि पुनः दोबारा से एक दूसरे के द्वारा दमन की अनुभूति करेगी। यानी यहाँ पर किसी को दबाया जाएगा, ऐसा आगे भविष्य में कभी भी नहीं होगा, क्योंकि हम अब स्वतंत्र हो चुके हैं। The sun shall never set on so glorious a human achievement। और इतनी गौरवशाली मानवीय उपलब्धि पर सूरज कभी भी अस्त नहीं होगा। यानी ये जो अच्छा काम हुआ है ये बहुत बढ़िया हुआ है और अब कभी भी इसका एंड नहीं होगा। लेट फ्रीडम राइन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। आइए स्वतंत्रता को शासन करने दें और ईश्वर अफ्रीका को आशीर्वाद प्रदान करें। यानी जो उन लोगों को स्वतंत्रता वहाँ पे मिली, जो फ्रीडम मिली, उसके लिए वो धन्यवाद देते हैं आए हुए सभी गेस्ट्स का और कहते हैं कि इस तरह की दोबारा कभी भी कोई परिस्थिति ना आए जब हमें इस तरह की परिस्थितियों का सामना किसी को भी करना पड़े और कोई भी किसी को अपने अंडर रखे या गुलाम
बनाए, चाहे वो जातीय तरीके से हो, चाहे वो रेशियल तरीके से हो, ये ख़त्म हो गया है। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets। यानी कुछ पलों के पश्चात हम सभी ने अपनी आंखें आदर भरे और बहुत ही विस्मय से ऊपर आकाश की ओर जब हमने देखा, उठाई हमने नज़रों को, हेलीकॉप्टर्स इन ट्रूप कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग। और हमने क्या देखा, जब नज़रें ऊपर उठाई तो जो आकाश की ओर हमने देखा कि जैसे ही एक भव्य पंक्ति व्यूह रचना में दक्षिणी अफ्रीका के जो जेट विमान थे, हेलीकॉप्टर्स थे, जो सेनावाहक थे, वो हवाई जहाज़ों से ने उस समय यूनियन बिल्डिंग के ऊपर पूरी तरह से एक बहुत ही खूबसूरत संरचना की गर्जना की। यानी बहुत ही, वो लोग भी सेलिब्रेशन कर रहे थे, अलग अलग तरह की आकृतियाँ बनाई गई। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected। और आगे मंडेला जी ये कहते हैं कि ये जो हेलीकॉप्टर थे, सेनावाहक थे, हवाई जहाज़ों ने यूनियन बिल्डिंग के ऊपर पूरी तरह से एक बहुत ही सटीक संरचना में गर्जना की। और यह केवल सटीक परिशुद्धता व सैन्य बल का ही एक प्रदर्शन नहीं था, बल्कि डेमोक्रेसी की यानी लोकतंत्र के प्रति एक नई सरकार जो स्वतंत्र है, निष्पक्ष है और उसको चुना गया है, उसके प्रति सेना ने अपनी निष्ठा का प्रदर्शन किया था। वो लोग अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट Only moments before the highest generals of the South African Defence Force and police, their chests bedecked with the ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty। अब वो आगे कहते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा था, उन्होंने ये पूरे 30 साल तक जब वो जेल के अंदर रहे थे, तो वो कहते हैं कि कुछ क्षण पूर्व ही दक्षिण अफ्रीका के रक्षा बल के जो व पुलिस के जो उच्चतम जनरल थे, जिनके बीते दिनों से फीतों व पदकों से सुसज्जित थे, यानी वो पहले से उनको सब सम्मान प्राप्त थे, मुझे उन्होंने सैल्यूट किया, वह अपनी निष्ठा की शपथ ली कि अब उन्होंने मुझे सैल्यूट करके कहा कि वो मेरे प्रति निष्ठा रखेंगे। कुछ समय मतलब उनका कहने का मतलब था कि जो सैन्य बल था उसका जो प्रदर्शन नहीं था, बल्कि जो लोकतंत्र के प्रति एक नई सरकार जो बनी थी उसके प्रति वो लोग अपनी सम्मान प्रकट कर रहे थे और उन्होंने अपनी निष्ठा की शपथ ली। इट वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। अब उनको कुछ पुरानी चीज़ें याद आ जाती हैं और वो कहते हैं कि मैं इस तथ्य से भी अनभिज्ञ नहीं था कि बहुत वर्षों पूर्व की बात नहीं है, ज़्यादा साल नहीं हुए हैं कि मुझे ये लोग जो अभी सैल्यूट कर रहे हैं, इन्हीं लोगों ने मुझे गिरफ्तार भी किया था, बल्कि ये लोग मुझे गिरफ्तार करते थे, आज ये लोग मुझे सैल्यूट कर रहे हैं। फाइनली शेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रायल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। और अंत में इम्पाला जेट विमानों ने दक्षिण अफ्रीका के नए झंडे के काले, लाल, हरे, नीले और सुनहरी रंगों की जो धुआं था उसको वहाँ पर रेखा चिन्ह बना के एक उससे वी आकृति को छोड़ दिया, यानी कि वो फ्लैग बनाया उन्होंने साउथ अफ्रीका का धुएं से, और वो कलरफुल धुआं था, उसमें ये सारे के सारे कलर थे, लाल, काला, हरा, नीला और सुनहरा रंग। आगे देखिए, द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग निकोसी सिकलिल Africa and black singing Die Stem, the old anthem of the Republic. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart.
आगे वो कहते हैं जब उन्होंने शपथ लेने के लिए जब वो समारोह में गए, शपथ ली, तो हमारे 2 राष्ट्रगान गाए जाने के कारण यह जो दिन है वो एक प्रतीक बन गया। क्यों वहाँ पे 2 राष्ट्रगान गाए गए कि गोरों को तो, जो गोरे लोग थे जो पुराने, उन्होंने वहाँ पे निकोसी सिकलील आई अफ्रीका करके अपने देश को समर्पित अपना राष्ट्रगान गाया। एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक, और जो काले थे, जो अश्वेत लोग थे, उन्होंने अपने गणराज्य का पुराना राष्ट्रगान डाई स्टेम जो है वो गाया। यद्यपि, ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि, द डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड, यानी कि दोनों जो समूह थे उस राष्ट्रगान के शब्दों को नहीं जानते थे। यद्यपि दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, लेकिन वो अभी नहीं जानते थे, जिससे कि वे कभी एक दूसरे से घृणा करते थे, वे शीघ्र ही इसके शब्दों को याद कर लेंगे, बाय हार्ट कर लेंगे, लर्न कर लेंगे या हृदयंगम कर लेंगे, ऐसा कहा उन्होंने। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. On the day of inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. यानी उद्घाटन वाले दिन में इतिहास की समझ से अभिभूत था। In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. यानी वो आगे पुरानी चीज़ों को याद करते हुए कहते हैं कि 20वीं शताब्दी जो थी उसके प्रथम दशक में भयानक एंग्लो बोयर युद्ध हुआ उसके कुछ वर्षों बाद, और मेरे जन्म से पूर्व दक्षिणी अफ्रीका के जो गोरी चमड़ी के जो लोग थे, उन लोगों ने अपने आपसी मतभेद दूर कर लिए और अपनी ही भूमि के जो काली चमड़ी के लोगों के विरुद्ध वो प्रजातीय प्रभुत्व की एक व्यवस्था को उन्होंने निर्मित कर लिया था। कहने का मतलब ये है कि जितना उनको नॉलेज था इतिहास के बारे में, वो कहते हैं कि 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में एंग्लो बोयर युद्ध से तो वो लोग जीत चुके, लेकिन उसके बाद में उनके अंदर यानी अपने ही देश के अंदर लोगों ने एक दूसरे को अपना दुश्मन मान लिया। दुश्मन कैसे माना, उन्होंने आपसी मतभेद शुरू कर दिया गोरी और काली चमड़ी को लेके, जबकि दोनों एक ही देश के लोग थे। यानी एक तरफ तो उनको स्वतंत्रता मिली थी, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने अपने ही देश को 2 पार्ट्स में, 2 रंगों में विभाजित कर लिया था। तो differences and erected a system of racial domination against the dark skinned peoples of their own land. आगे देखिए, the structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies the world has ever known. और जो ढांचा उन्होंने तैयार किया उसने सबसे ज़्यादा कठोर व अमानवीय समाजों में से एक का निरूपण कर दिया जो संसार ने कभी भी नहीं चाहा था। Now in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, अब वो कहते हैं अब 20वीं सदी के जो अंतिम दशक में और मानव के रूप में मेरे खुद के 8वें दशक में यह व्यवस्था हमने हमेशा के लिए that system had been overturned forever and replaced by one, कि अब वो जो सिस्टम है उस सिस्टम को हमने पूरी तरह से उस व्यवस्था को हमेशा के लिए उलट दिया है, यानी उल्टा कर दिया है, रिप्लेस कर दिया, हटा दिया बाय वन दैट रिकग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम। और किससे उसको रिप्लेस किया है? द वन दैट रिकग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। एक ऐसी व्यवस्था के से प्रतिस्थापित कर दिया है कि जो सभी लोगों के अधिकारों व स्वतंत्रता को उनकी चमड़ी और रंग को ध्यान में रखे बगैर मान्यता देती है। यानी अब हमने ये रेशियल सिस्टम जो है इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द
इमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल। आगे वो कहते हैं कि यह दिन मेरे हज़ारों लोगों के जो अकल्पनीय बलिदानों के द्वारा आया है, यानी मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, मुझसे पहले बहुत लोगों ने, हज़ारों लोगों ने बलिदान दिया है। पीपल हुज सफरिंग्स एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रीपेड। वो ये कहते हैं कि लोग जिनके दुख व साहस को कभी गिना व पुनर्भुगतान नहीं किया जा सकता। आई फेल्ट दैट डे, मैंने उस दिन ये बात महसूस किया कि एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। और नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि मैंने उस दिन ऐसा महसूस किया जैसा कि पूर्व में जो लोग जा चुके हैं, यानी जो लोग शहीद हो चुके हैं, जिन्होंने इस लड़ाई में बहुत पहले शुरुआत करी थी और आज वो नहीं हैं इस दिन को देखने के लिए। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगिन अगेन विथ मी। और वो ये कहते हैं कि वह जो लंबी व उच्च रेखा जो समाप्त हो गई थी और अब वह वापस से शुरू हुई है, पुनः मुझसे आरंभ हो गई है। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम। और आज मैं बहुत तकलीफ़ महसूस कर रहा था, मुझे बहुत दर्द था इस चीज़ का कि मैं उन लोगों को, जिन लोगों ने ये लड़ाई शुरू करी थी, उन लोगों को आज धन्यवाद नहीं दे पाया। एंड नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट। और ना ही तो मैं उनको धन्यवाद दे पाया और वे यह भी नहीं देख पाए कि उनके जो बलिदान थे उनका क्या परिणाम हुआ, किस प्रकार आज हम लोगों को सफलता मिली। वो लोग आज यहाँ पे ये सब देखने के लिए नहीं हैं, जबकि शुरुआत उन लोगों ने करी थी। ये जो जीत हुई है ये मेरी नहीं, ये उनकी जीत है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड created a deep and lasting wound in my country and my people। यानी अपार्थाइड, ये शब्द आपको याद करना है कि अपार्थाइड का मतलब होता है रंग भेद, कि ये जो रंग भेद की नीति है इसने मेरे देश में एवं मेरे लोगों में एक बहुत ही गहन व स्थायी घाव को सृजित कर दिया था। All of us will spend many years if not generations recovering from that profound hurt। यानी वो कहते हैं कि ये जो घाव हमें मिले हैं उस गहरे घाव को भरने में यदि पीढ़ियाँ नहीं लगी तो कम से कम काफ़ी साल ज़रूर लग जाएंगे, अनेक वर्ष लगेंगे इस चीज़ को भूलने में। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisselus, the Chief Luthulus, the Yusuf Dados, the Bram Fishers, the Robert Sobukvis of our time। अब ये उन लोगों के नाम ले रहे हैं किंतु दशकों के दमन और क्रूरता के जो दूसरे अनचाहे प्रभाव पड़े वही था जिसने हमारे समय के बहुत से ओलिवर टेम्बो, वॉल्टर सिस्लू, चीफ लुथली, यूसुफ जेडू, बैम फिशर, रॉबर्ट साबुक्वे आदि पैदा किए थे। ये सारे के सारे जो लोग सेनानी हैं उनके उन्होंने नाम बोले हैं। मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये चित्र देखिए, आपको यहाँ पे चित्र में भी अलग अलग दिखाई दे जाएंगे। ओलिवर टेम्बो, वॉल्टर सिसुलू, चीफ लुथुली, आगे देखिए यूसुफ डैडो, ब्रैम फिशर, रॉबर्ट साबुक्वे। तो ये सब चित्र भी उन्होंने दिखाए हैं और उन सबको उन्होंने याद किया है। दीज आर सम प्रोमिनेंट नेम्स इन द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। ये उन सब लोगों के नाम हैं जिन लोगों ने इस लड़ाई को जो आज हमने जीती है इसमें बहुत अहम भूमिका निभाई है। फॉर द यूज़ ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल विथ प्रॉपर नाउंसी एक्सरसाइज 2 ऑन पेज 2। ये क्वेश्चन आंसर्स में हम कर लेंगे। आगे देखिए, करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी दैट देयर like me
नेवर बी नोन अगेन। अब वो ये कहते हैं कि शायद इतने उच्च व्यक्तित्व पैदा करने के लिए उत्पीड़न की इतनी गहनता की आवश्यकता पड़ती है जितना उन्होंने ये देखा और कहा। और वो कहते हैं कि परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its great wealth is its people, finer and truer than the purest diamond. अब उन्होंने जब अपने सब देश के जो शहीद हुए जो नेता थे, जो लोग थे जिन्होंने बलिदान दिया, जिनके कारण आज उन लोगों ने जीत हासिल करी, उन सबको याद करते हुए उन्होंने कहा कि इतने असाधारण साहस, बुद्धिमानी और उदारता के व्यक्तित्व की उनके जैसे शायद कभी ना जाना जाए, अर्थात कि कभी उनके जैसे लोग शायद दोबारा पैदा ना हों। शायद इतने उच्च व्यक्तित्व पैदा करने के लिए उत्पीड़न की कितनी गहनता की आवश्यकता पड़ती है, ये वो अभी महसूस कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मेरा जो राष्ट्र है, मेरा जो देश है, उसको किस चीज़ के लिए जाना जाता है, उसको My country is rich in the minerals and gems and lie beneath its soils। वो कहते हैं कि मेरा जो देश है उसमें राष्ट्र में खनिजों और रत्नों में बहुत समृद्ध है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर उसके लिए फेमस है, मिट्टी में वो सब मिलते हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल। लेकिन मैं ये मानता हूँ, मेरा ये मानना है कि यहाँ की जो सबसे बड़ी जो ताकत है, सबसे बड़ी जो समृद्धि है, जो धन है यहाँ का, वो यहाँ के उत्कृष्ट लोग हैं, धन संपदा वही हैं। एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, यानी कि वो ये कहते हैं, वो कहते हैं कि मैंने हमेशा से ये बात जानता हूँ कि यहाँ के जो लोग हैं उनकी उत्कृष्ट धन संपदा है, यानी लोग ही धन संपदा हैं जो परिशुद्ध हीरों से भी ज़्यादा उत्कृष्ट और सच्चे हैं, हीरों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हीरों से भी ज़्यादा प्योर उन्होंने अपने देश के लोगों को कहा है। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। इस संघर्ष में ये साथी ही हैं जिनसे मैंने साहस का अर्थ सीखा था। टाइम एंड अगेन, यानी वो आगे कहते हैं, I have seen men and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. और पूरी बातों को याद करते हैं कि बार बार बारंबार मैंने पुरुषों को, महिलाओं को एक विचार के लिए अपने जीवन को खतरे में डालते हुए और अपनी जानें देते हुए देखा है। मैंने लोगों को बिना रुके आक्रमण, अत्याचार के विरुद्ध साहस और इसका समानता करने की शक्ति दिखाते हुए भी देखा है। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रिम्फ ओवर इट। वो कहते हैं कि जो अकल्पनीय है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, मैंने सीखा कि साहस का अर्थ भय की अनुपस्थिति नहीं है, यानी कि अगर हम डरते नहीं हैं तो हम हिम्मत वाले हैं, ये गलत है। साहस का असली मतलब ये है, बल्कि इस पर विजय प्राप्त करना। साहसी व्यक्ति वही है जो अपने डर के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है, बल्कि ऐसा नहीं कि जो अपना डर ख़त्म कर लेता है, जो अपने डर को हटा देता है वो साहसी नहीं है। जो अपने डर के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है वो व्यक्ति सही मायने में साहसी व्यक्ति। उन्होंने कहा है द ब्रेव मैन इज़ नॉट, यानी बहादुर व्यक्ति वो नहीं है, द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। बहादुर वो नहीं है जिसको डर नहीं लगता, जिसमें भय की अनुपस्थिति होती है, वो बहादुर नहीं है। बट ही हु कॉन्कर्स एंड दैट फियर, बहादुर वो है जो अपने इस डर के ऊपर जीत हासिल कर ले, विजय प्राप्त कर ले। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes from naturally to the human heart than its opposite. बड़ी ही प्यारी बात उन्होंने कही है। कोई भी दूसरे व्यक्ति से चमड़ी के रंग के कारण, उसकी पृष्ठभूमि के कारण, यानी उसकी ज़मीन के कारण, उसके धर्म के कारण
घृणा नहीं कर सकता, घृणा करने के लिए पैदा नहीं होता है। लोगों को घृणा करना अवश्य सीखना चाहिए, और यदि वे घृणा करना सीख सकते हैं, अगर ये कहते हैं कि लोगों को हेट करना आना चाहिए, एक दूसरे से घृणा करनी आनी चाहिए, ठीक है, मैं मानता हूँ आनी चाहिए, तो फिर अगर उनको घृणा करना आनी चाहिए तो उनको प्यार करना भी तो सिखाया जा सकता है। यानी घृणा करना उन्होंने बचपन से तो नहीं सीखी, पैदा तो नहीं हुए थे वो घृणा के साथ, उनको सिखाई गई। तो वो कहते हैं कि पीपल मस्ट लर्न टू हेट, कि जिस तरह से लोगों को घृणा करना सिखाया गया, इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, और उन्होंने घृणा करनी सीख ली, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स ऑपोजिट, और प्यार तो जो स्वाभाविक है, स्वाभाविक रूप से आता है बजाय इसके विरोधी के। Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. अब ये कहाँ से सीखा उन्होंने, वो कहते हैं यहाँ तक कि जब मैं कैद के में था, यानी जब मैं जेल में था, उस समय की वो बात याद करते हैं और यहाँ के कहते हैं कि सबसे गंभीर समय था जब मेरे साथियों को और मुझे, हमारी को बहुत ज़्यादा वहाँ पे पीड़ित किया जाता था, यातना सहन करनी पड़ती थी हमें, और हमारी यातना सहन करने की सीमा तक यातना हम लोगों को दी जाती थी कि जितना हम सहन कर सकते हैं उससे ज़्यादा हमें परेशान किया जाता था। उस समय भी मैंने वहाँ के जो पहरेदार थे, उन पहरेदारों में से एक पहरेदार में संभवतः, यानी उसको यकीन है, केवल ज़्यादा टाइम के लिए तो नहीं लेकिन कुछ पलों के लिए मैंने उसके अंदर मानवता की झलक देखी थी। लेकिन यह मुझे आश्वस्त करने के लिए, यानी मेरे संघर्ष को जारी रखने के लिए, पक्का करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए उसने एक हौसला बढ़ाने वाला काम किया कि देखो ये व्यक्ति, मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम, यानी आदमी की जो अच्छाई होती है वो आपके लिए एक फ्लेम का काम करती है, यानी ज्वाला का काम करती है। कैन बी अ हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, वो कहते हैं खुद अपने अनुभव से, वो कह रहे हैं कि जब मैंने उस एक व्यक्ति के मन में कुछ झलक देखी मानवता की कुछ क्षणों के लिए, तो मैं आश्वस्त हो गया और मैंने अपने संघर्ष को जारी रखने के लिए मैं संकल्प मैंने ले लिया, और मैंने देखा कि मनुष्य की अच्छाई वह ज्वाला है जिसे छुपाया तो जा सकता है किंतु कभी भी बुझाया नहीं जा सकता। यानी हम कभी भी अच्छाई को ख़त्म नहीं कर सकते, उसको बुझा नहीं सकते, वो कहीं ना कहीं आ ही जाती है। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस, वो कहते हैं जीवन में हर व्यक्ति को दो कर्तव्य होते हैं, टू हिज फैमिली एंड टू हिज पेरेंट्स। एक होता है उसके परिवार के प्रति, और एक होता है उसका, यानी परिवार के प्रति और अपने माता पिता के प्रति, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। और अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने पत्नी व बच्चों के प्रति कर्तव्य होता है, और उसका एक कर्तव्य होता है अपने लोगों के प्रति, अपने समुदाय के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति। इन अ सिविल एंड ह्यूमैन, यानी कि एक सभ्य व मानवीय समाज, सोसाइटी यानी समाज, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities। कि वो कहते हैं कि एक सभ्य व मानवीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति उन कर्तव्यों को पूरा करने योग्य है अपने स्वयं के रुझान के व योग्यताओं के अनुसार। इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज़, कि उसके खुद का क्या इंटरेस्ट है और उसमें कितनी योग्यता है, उसके अनुसार वो ये सब काम करता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज, लेकिन देश, यानी कि एक साउथ अफ्रीका जैसे देश में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर माई बर्थ और फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ दी दोज ऑब्लिगेशंस। वो कहते हैं लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे राष्ट्रों में मेरे जन्म के व रंग के एक व्यक्ति के लिए भी ये दोनों कर्तव्य पूरा करना लगभग असंभव था। अब वो ऐसा क्यों कहते हैं, क्यों वो असंभव था? इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर
who attempted to live as a human being was punished and isolated. वो इसलिए था क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में जो अश्वेत रंग का एक व्यक्ति जो एक इंसान की तरह रहने का प्रयत्न करता था उसे दंडित किया जाता था, उसे अलग थलग कर दिया जाता था, उसको ये रियलाइज़ कराया जाता था कि आपकी चमड़ी का रंग अलग है, इसलिए आप हम में से नहीं हो। उनको बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था। इन साउथ अफ्रीका, मैन हु ट्राइड टू fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his own home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion। यानी कि दक्षिण अफ्रीका में एक व्यक्ति जिसने अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने की कोशिश की, उसे अपने परिवार से, अपने घर से अलग कर दिया गया और एक अलग जीवन जीने के लिए बाध्य कर दिया गया था। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। अब वो कहते हैं और उसको अलग कर दिया गया था, रहस्य व विद्रोह का एक संध्याकालीन अस्तित्व जैसा वो प्रतीत होता था। और वो कहते हैं कि मैंने शुरू में यानी आरंभ से ही अपने लोगों को अपने परिवारों से ऊपर रखने को नहीं चुना था, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, as a brother, as a father and a husband। अब वो कहते हैं लेकिन मैंने पहले तो अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर रखने को नहीं चुना, यानी अपनी सोसाइटी के लिए मैंने नहीं सोचा था कुछ करने का, मैं तो अपने परिवार को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता था। लेकिन बाद में वो कहते हैं किंतु मैंने अपने लोगों की सेवा करने में पाया कि मुझे एक पुत्र, एक भाई, एक पिता व एक पति के रूप में मेरे कर्तव्य पूरे करने से रोका गया। यानी कि यही नहीं था कि समाज के प्रति उसको उसके खुद के जो कर्तव्य थे उनको भी पूरा करने से रोका गया। तो दोनों चीज़ें वो नहीं कर पा रहे थे। आई वॉज नॉट बोर्न विथ हंगर टू बी फ्री। यानी मैं स्वतंत्र होने की तीव्र इच्छा लेकर जन्मा नहीं था, मुझे नहीं पता था कि मैं फ्री नहीं हूँ इस देश में। आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। यानी मुझे लगता था कि मैं स्वतंत्र हूँ क्योंकि मेरा एक स्वतंत्र देश में जन्म हुआ है तो मैं स्वतंत्र हूँ, पर मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पे मैं रेशियल सिस्टम के बीच में फंस जाऊँगा। वेयर टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन अ क्लियर स्ट्रीम दैट ran through my village, free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow-moving bulls. As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God। वो ये कहते हैं कि मैं स्वतंत्र यानी आज़ाद होने की तीव्र इच्छा लेकर पैदा नहीं हुआ था, ठीक है। I was not born with a hunger to be free। मैं स्वतंत्र जन्मा था, प्रत्येक तरह से मैं अपने आप को स्वतंत्र महसूस करता था। क्योंकि वो कहता है कि मैं अपनी माँ की झोपड़ी के समीप यानी खेतों में दौड़ने के लिए स्वतंत्र था, आज़ाद था। स्वच्छ झरनों में मेरे गांव के जो बीच से होकर बहता था उसमें तैरने के लिए मैं आज़ाद था, अपने आप को स्वतंत्र महसूस करता था। तारों के नीचे अनाज की बाल व भुट्टे भुनने के लिए भी मैं स्वतंत्र महसूस करता था। धीमी गति से चलते बैलों की चौड़ी पीठ पर सवारी करने के लिए भी मैं स्वतंत्र था। जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और अपनी जनजाति की परंपराओं का पालन किया, तब तक मुझे ईश्वर या मानव के कानूनों से परेशानी नहीं हुई थी। यानी जब तक वो अपनी सोसाइटी के अंदर थे तब तक उनको रियलाइज़ ही नहीं हुआ था कि वो स्वतंत्र हैं या नहीं हैं, वो तो अपने आप को स्वतंत्र ही मानते थे। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूशन, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me। तो वो कहते हैं यह केवल तब तक ही था जब तक मैंने यह जानना आरंभ नहीं किया था कि जो मेरा लड़कपन की जो स्वतंत्रता है वो एक भ्रम थी। जब एक युवा के रूप में मैंने खोजा कि मेरी स्वतंत्रता पहले ही मुझसे छीनी जा चुकी है। कैसे छीनी जा चुकी है? तो मैंने इसके लिए भूखा रहना शुरू कर दिया। दैट आई बिगिन टू हंगर फॉर इट एट फर्स्ट। सबसे पहले एज अ स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। यानी वो कहते हैं कि सबसे पहले मैं
जो स्वतंत्रता चाहता था वो एक विद्यार्थी के रूप में मैंने स्वतंत्रता के सिर्फ आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, कि मुझे अपने लिए ही स्वतंत्रता मैंने चाही थी। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड वॉट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चेज। वो किस इस तरह की स्वतंत्रता क्यों चाहते थे? शुरू में, आरंभ में एक विद्यार्थी के रूप में वो क्षणिक स्वतंत्रताएं थी, जैसे कि रात को बाहर ठहरने के लिए योग्य होना, पढ़ने की जो कुछ भी मुझे अच्छा लगे, जाने की भी जहाँ कहीं भी वो जाना चाहूँ उसका वो मैं चुनाव खुद कर सकूँ, ये सब स्वतंत्रता उनको स्टार्टिंग में अच्छी लगी। एज अ यंग मैन इन जोहानिसबर्ग, और वो आगे कहते हैं कि बाद में जोहानिसबर्ग में एक युवा के रूप में आई yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having earning by my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life। फिर वो कहते हैं कि बाद में जोहानिसबर्ग में एक युवा के रूप में मैंने अपनी क्षमताओं को प्राप्त किया, यानी उनका जब विकसित किया मैंने, उसको विकसित करने के लिए जब मैं मूलभूत रूप से गरिमापूर्ण स्वतंत्रता जब मैंने चाही, तो मेरे गुजारे के लिए, निर्वाह के लिए, कमाने की, विवाह रचाने की, परिवार रखने की स्वतंत्रता की जब मैंने कामना की, तो एक कानून पूर्ण जीवन में बाधा ना डालने की स्वतंत्रता की। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom what that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like me, I did. अब जाके उनके समझ में आया कि तब मैंने धीरे धीरे स्लोली, किंतु यानी मैंने धीरे धीरे देखा कि ना केवल मैं स्वतंत्र नहीं था, बल्कि मेरे जो भाई हैं, बहन हैं, वो भी स्वतंत्र नहीं थे। मैंने देखा कि यह केवल मेरी ही स्वतंत्रता नहीं थी जिसे कम किया गया था, बल्कि उन सभी की स्वतंत्रता को कम कर दिया गया था जो मेरे जैसे थे, यानी मेरे जैसे दिखते थे, जो अश्वेत थे। गोरों के लिए सब कुछ ओपन था, हमारे लिए नहीं था। दैट इज़ व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तब वो कहते हैं, तब मैंने जाके अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस में मैं जाके शामिल हुआ। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर ऑफ माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर फ्रीडम। तब वो कहते हैं उस समय मेरे लोगों को अपना जीवन गरिमा व आत्मसम्मान से जीने की जो स्वतंत्रता प्राप्त हो जाने तक कि ये मेरी इच्छा थी, कि जिसने मेरे जीवन को जोश से भर दिया कि अब मुझे खाली मेरी गरिमा के लिए लड़ाई नहीं लड़नी है, मेरे आत्मसम्मान के लिए लड़ाई नहीं लड़नी है, मुझे मेरे लोगों को अपना जीवन गरिमा आत्मसम्मान से जीने के लिए, उनकी स्वतंत्रता के लिए ये मेरी इच्छा हुई। और मैंने अपने जीवन में देखा कि मैं स्वतंत्रता के लिए लड़ूंगा, उन सब की स्वतंत्रता के लिए। ये देखिए नेल्सन मंडेला जी का चित्र आपको दिखाई दे रहा है, कितने कॉन्फिडेंट थे वो, कितने हिम्मत वाले थे। ऑफ माई पीपल, it was this desire of the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect and animated my life that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk। अब वो ये कहते हैं कि क्योंकि उनकी शादी हो चुकी थी और वो जो जीवन जी रहे थे उसमें उन्होंने सोचा कि वो बिल्कुल भी फ्री नहीं है। खाली वही फ्री नहीं है,
उनके जैसे उनके जो अश्वेत भाई बहन हैं, उनके समाज के लोग, वो सारे के सारे ही उस पीड़ा को से गुज़र रहे थे। तब उन्होंने ये राष्ट्रीय कांग्रेस इन्होंने ज्वाइन करी, अफ्रीकन कांग्रेस। और फिर वो कहते हैं, उन्होंने कसम खाई कि मैं मेरे लोगों को अपना जीवन गरिमा व आत्मसम्मान से जीने की स्वतंत्रता दिलाऊंगा। और इस चीज़ ने उनको जोश से भर दिया। और उसके बाद में आगे वही कहते हैं कि मैंने एक साहसी युवा में मुझे बदल दिया इस चीज़ ने। मैं यानी एक जो डरा हुआ इंसान था पहले, इट वॉज दैट डिज़ायर, यानी ये वो इच्छा थी फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, जो मैं मेरे लोगों के लिए आज़ादी के लिए लड़ना चाहता था। टू लिव देयर लाइफ्स विथ डिग्निटी, ताकि वो लोग जो अपना जीवन है उसको सम्मान से जी सकें, उन डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, और उस सम्मान के साथ साथ गरिमा और आत्मसम्मान के साथ वो लोग जो लोग हैं वो इस अपने जीवन को जी सकें। दैट रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ, और उसने मुझे जीने की स्वतंत्रता प्राप्त कराई उस बात ने। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन, यानी इस बात ने, इस इच्छा शक्ति ने एक बदल दिया, रूप ही चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। किसको? एक मेरे अंदर जोश भर दिया और एक भयाक्रांत युवा को एक साहसी युवा में बदल दिया। और इसके बाद उसने यानी मैंने, जिसने कानून का पालन करने वाले एक न्यायवादी को एक अपराधी बन जाने के लिए मजबूर कर दिया। क्यों? जिसने एक परिवार के प्रति, यानी एक परिवार, एक प्रेमी पति को बिल्कुल बेघर कर दिया था। यानी ऐसा व्यक्ति मैं बन चुका था कि मैं बिल्कुल चेंज हो चुका था कि अब मुझे परिवार और किसी का हस्बैंड होने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरा देश लगने लग गया था। मुझे अब एक मकसद मिल गया था। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, यानी एक शादीशुदा गृहस्थ व्यक्ति जिसको अपने परिवार, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ होना चाहिए था, उससे बदल के मुझे एक साधु के रूप में परिवर्तित कर दिया था। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. Freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all my people were the chains on me. और फिर वो ये कहते हैं कि ये सब चीज़ें जब मैंने देखी कि समाज में इस तरह से भेदभाव हो रहा है, तो मैंने अपने आप को एक सन्यासी की तरह अपने जीवन को चेंज करने की सोची। मैंने सोचा मुझे परिवार भी छोड़ना पड़ेगा और मुझे इस जंग को जीतना है, अपने लोगों को जिताना है। तो फिर वो आगे क्या कहते हैं कि मैं किसी दूसरे व्यक्ति यानी आम आदमी से अधिक गुणी या आत्मत्याग करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये पाया कि मैं यहाँ तक कि किंचित और सीमित स्वतंत्रता का आनंद भी नहीं ले सकता। यानी जो हमें लिमिटेड फ्रीडम मिला हुआ है, इसको मैं नहीं चाहता, मैं पूरी आज़ादी चाहता हूँ, क्योंकि उसके हम हकदार हैं। जिसकी मुझे आज्ञा दी गई थी वो थोड़ी आज़ादी मैं नहीं चाहता था, क्योंकि मैंने जान चुका था कि मेरे जो लोग हैं वो स्वतंत्र नहीं हैं। हम लोग रेसिज्म के अंदर हम लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा एक रंग भिन्न होने के कारण हमारे इसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता था। हमारी स्वतंत्रता जो थी वो एक पूर्ण स्वतंत्रता नहीं थी। तो इसलिए स्वतंत्रता अविभाज्य है। उसने कहा मेरे लोगों में से किसी एक पर बेड़ियों या उन सब पर बेड़ियों के समान थी जो मेरे सभी लोगों पर बेड़ियाँ मेरे ऊपर की बेड़ियों के समान थी। ये सारी की सारी चीज़ें वो कहते हैं कि मैं अपने आप को चेन में यानी बेड़ियों में बंधा हुआ महसूस कर रहा था, क्योंकि मेरे लोग स्वतंत्र नहीं थे। तो मैं भी इस आधी स्वतंत्रता को के साथ नहीं रहना चाहता था। आई न्यू दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड। अब वो आगे ये कहता है कि मैं जानता हूँ कि उत्पीड़क को भी उतनी ही स्वतंत्रता चाहिए जितनी कि उत्पीड़ित को। यानी जो
किसी को परेशान करता है उसको भी स्वतंत्रता चाहिए, और जो परेशान हो रहा होता है उसको भी स्वतंत्रता चाहिए होती है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। और अगर कोई एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनता है वह घृणा का कैदी है। He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness। और मैं वास्तव में, वो कहते हैं कि वह पूर्वाग्रह और संकीर्णता की सलाखों के पीछे ताले में बंद होता है वह व्यक्ति। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टॉकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। अब वो टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम की, वो कहते हैं मैं वास्तव में स्वतंत्र नहीं हूँ यदि मैं किसी अन्य की स्वतंत्रता को छीनता हूँ। Just as surely as I am not free when my freedom is taken from me। वैसे ही, ठीक वैसे ही जैसे कि मैं अगर स्वतंत्र नहीं होता हूँ जब मेरी स्वतंत्रता मुझसे छीन ली जाती है। The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity। यानी पीड़ित व्यक्ति या अत्याचारी दोनों ही समान रूप से मानवता से वंचित होते हैं। तो अपनी सारी बातें आत्मकथा में उन्होंने लिखी और हमने इस स्टोरी को पढ़ा। आई होप आपको ये कहानी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ, जैसे कि इसमें आप क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन की। मंडेला ने यहाँ पर कौन कौन सी ट्विन ऑब्लिगेशंस के बारे में बात करी है वो हम डिस्कस करेंगे। और भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि समारोह कहाँ हुआ था, क्या आप कोई भारत के ऐसे भवनों के नाम बता सकते हैं जहाँ पे कि जो सैंडस्टोन है यानी जो बलुआ पत्थर है उसके बनी हुई हैं बिल्डिंग्स, उनको बता सकते हैं। तो आप इनके आंसर्स याद करिएगा और कुछ सोच के भी रखिएगा। जो आपके चैप्टर में क्वेश्चन आंसर्स हैं हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो जाने से पहले लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपनी क्लास के और बच्चों को भी इस चैनल के बारे में जानकारी दीजिए। और आगे हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और डिफ़िकल्ट वर्ड्स के साथ फिर आऊँगी। थैंक यू। तब तक सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और लाइव क्लासेस ज़रूर अटेंड करा करिए जो सुबह 9 बजे से 10 बजे होती हैं। थैंक यू।